हेलो फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन है वो हमारा थोड़ा सा अलग रहेगा। जो करंट चैप्टर हमारा चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकेंड यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है कंज्यूमर बिहेवियर। ये सब डिस्कशंस होने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग डाउट्स स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए और ये इंटरेस्टिंग डाउट्स थोड़े बहुत कंसेप्ट रिलेटेड है, तो ये सब मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस सबका पर्पस ये रहेगा कि जो भी कोई कंसेप्चुअल डिफिकल्टी रह गई होगी वो आपको इजीली समझ जाए। ये आप सबका देखना एडवाइजेबल है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कोई एंगल हो, ऐसा जो भी डाउट्स में डिस्कस हुआ ऐसा कोई एंगल हो जो शायद आपने एक्सप्लोर ना किया हो पहले, तो वो आपके लिए हो जाएगा। और प्लस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके राइटिंग पैड रेडी रखना। अगर आपको जरूरी लगा कि आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है तो डेफिनेटली आप ये लिख सकते हो। इसमें एक जो पर्टिकुलर एक आध दो क्वेश्चन जो है वो डिमांड यूनिट का है और बाकी जो है कंज्यूमर बिहेवियर का ये सारा डिस्कशन रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हम कि इसमें क्या क्या आपको दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे कि आपको क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज रिलेटेड टू पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी के टॉपिक से रिलेटेड ये रहेगा, तो ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि क्या दिया है। पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डीपी इंटू पी अपॉन क्यू, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, रीड कर रहा हूं मैं। पॉइंट इलास्टिसिटी इज देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व एंड रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड लाइन। और ये एज इट इज जो लाइन है वो पेज नंबर 2.38 में दिया है और इसका स्पेसिफिक मीनिंग के लिए मुझे डाउट पूछे गए। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले पॉइंट मेथड जो होती है, आई होप आपको याद होगा, पॉइंट मेथड आपको सिखाती है कि इलास्टिसिटी का जो मेजरमेंट होगा दैट इज नॉट ओवर अ रेंज ऑफ अ प्राइसेस, रादर इट विल बी मेजर्ड ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांड चेंज या क्वांटिटी डिमांड मेजर होता है, वाई एक्सिस पे प्राइस मेजर होती है, और ये जनरल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। इसके किसी भी पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी काउंट कर सकते हैं बाय लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो ये हमें इतना पूछा गया है। नाउ अब वो सेंटेंस की तरफ वापस जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बोलना चाहता है। तो सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, पॉइंट इलास्टिसिटी इज देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ। नाउ ये प्रोडक्ट, ये पूरी लाइन जो है वो बेसिकली इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन है, ये फॉर्मूला का ही एक्सप्लेनेशन है ये पूरा लाइन, जहां पे वो आपको बोल रहे हैं इट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन, आप देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो। तो ये जो इस फॉर्मूला में इनटू पी अपॉन क्यू लिखा हुआ है, आप ये जो पी अपॉन क्यू देख सकते हो, इस पी अपॉन क्यू का मतलब ही है प्राइस क्वांटिटी रेशियो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। तो किसी भी पॉइंट पे, तो अगर मैं इस डिमांड कर्व के इस पॉइंट पे मुझे वो पॉइंट इलास्टिसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट पे जो पी एंड क्यू है, ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी, उनका रेशियो मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट लिखा ना उन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, किसके साथ वो प्रोडक्ट है वो आगे बोल रहे हैं। क्या दिया है उन्होंने, उस प्रोडक्ट का रेशियो ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन विद रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड लाइन। तो डिमांड लाइन या डिमांड कर्व के स्लोप का रेसिप्रोकल। अब समझने की कोशिश करो पहली बात तो कि ये स्लोप ऑफ डिमांड लाइन क्या होता है। अब ध्यान रखना, किसी भी लाइन पे, नॉट ओनली डिमांड कर्व बट किसी भी लाइन पे अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ लाइन, तो वो कुछ इस तरीके से आता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इन द सेंस वाई एक्सिस पे होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे होने वाला चेंज, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान से देखते हो तो इस फॉर्मूला में यहां पे लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी, जो ऊपर भी हमने हाईलाइट किया है, माइनस डी क्यू अपॉन डीपी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। अब ध्यान रखना, क्वांटिटी जो है वो, क्वांटिटी जो है आपका डेल्टा क्यू, ये जो है आपका, ये मेजर किया जाता है एक्स एक्सिस पे, और डेल्टा पी जो है वो है वाई एक्सिस पे।
और यहां स्लोप का फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो वो लिखा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई मतलब चेंज इन प्राइस और डेल्टा क्यू मींस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और हमें फॉर्मूला में एक्स अपॉन वाई मतलब क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस दिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स एक्सिस पे कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय वाई पे कितना हुआ, और इसीलिए हमने उसको बोला प्राइस का रेसिप्रोकल, डिमांड लाइन का स्लोप जो है उसका रेसिप्रोकल, बिकॉज स्लोप निकलता है, मैं वापस बता देता हूं, स्लोप निकलता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा क्यू, या सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। स्लोप निकलता है आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, कि वाई एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का चेंज। हमें जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज डी क्यू अपॉन डी पी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इसलिए माइनस, तो डी क्यू ये एक्स एक्सिस का हो गया एंड डी पी ये वाई एक्सिस का हो गया। सो ये माइनस डी क्यू अपॉन डी पी जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड लाइन। और इसीलिए इस सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, पॉइंट इलास्टिसिटी इज देयरफॉर प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व एंड रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड लाइन। तो ये इसका मतलब है इस पर्टिकुलर लाइन का। तो ये आपका फर्स्ट जो जनरल डाउट हमें डिस्कस करना था वो हमने किया इन क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जनरली पूछा गया है इट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर एंड दिस क्वेश्चन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हाई नॉट एट द फर्स्ट यूनिट। अब हमने डिस्कशन किया दैट इक्विलिब्रियम इज, कोई भी इक्विलिब्रियम हो इज बेस्ट पॉसिबल पॉइंट, और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहां आएगा जहां पे उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर अगर हम ये टेबल ऑब्जर्व करें, इस टेबल में आपको सामने दिख सकता है, अगर आप देख सकते हो ये टेबल मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम दिया है जहां पे फर्स्ट यूनिट के लिए 700, 600, 500, 400, प्राइस 500 और सरप्लस दिया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सर सबसे ज्यादा सरप्लस जो है वो 200 पे है, तो बेस्ट पॉइंट तो ये होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए, क्योंकि वहां कंज्यूमर सरप्लस जो है फर्स्ट पॉइंट के लिए वो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट अगर सरप्लस है कंज्यूमर का फर्स्ट पॉइंट के लिए तो वो इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। पॉइंट ये है हम कंज्यूमर का सरप्लस नहीं देख रहे, हम कंज्यूमर का ओवरऑल सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं। सरप्लस उसका एक सिर्फ पार्ट है कि जितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको उससे कम प्राइस देनी पड़ी, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था 700, प्राइस देनी पड़ी 500, तो वो 500 रुपए देके 200 एक्स्ट्रा मिले, दैट इज हिज सरप्लस, बट दैट डजंट मीन कि उसका सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो गया। उसको एक ही कमोडिटी सेटिस्फाई करनी है तो वो और आगे अपने प्रोडक्ट की बाइंग करता रहेगा, और जब ये एमयू इक्वल्स टू प्राइस आएगा या कंज्यूमर सरप्लस जहां 0 हो जाएगा वहां पे उसका पॉसिबल सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट। बिकॉज इसके बाद अगर किया तो जितना उसको वर्थ लग रहा है, एमयू 400 वर्थ लग रहा है, प्राइस 500 है, वो तो वो परचेस करेगा नहीं, तो वो उसका जो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन आएगा कि जो उसकी टोटल हाईएस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन वो रीच कर सकता है वो थर्ड यूनिट पे रहेगा इस एग्जांपल में, जहां पे एमयू इज इक्वल टू प्राइस, जहां मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है वहां पे ये अचीव होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फर्स्ट यूनिट पे नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इक्विलिब्रियम मींस बेस्ट, तो बेस्ट तो पहला है, तो कंज्यूमर को बेस्ट सरप्लस नहीं चाहिए, कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन चाहिए, हाईएस्ट सरप्लस नहीं, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम फर्स्ट पॉइंट पे नहीं आएगा। एक और चीज जो जनरली ध्यान रखनी है कि कंज्यूमर का ये जो डिसीजन होता है वेदर टू बाय अ प्रोडक्ट और नॉट, कि अगर मैं मार्केट में गया, इमेजिन सपोज यही टेबल है, मैं मार्केट में जा रहा हूं एज ए बायर, मुझे लग रहा है कि ये एक यूनिट खरीदा तो मुझे 700 मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। मैं मार्जिनल यूटिलिटी कार्डिनल एनालिसिस में है अभी हम, द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे, तो मैं इसके लिए 700 रुपए दे सकता हूं, सामने वाला पर्सन 500 बोल रहा है, तो मैंने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, 700 रुपए दिए, एक यूनिट मेरे पास आ गया। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने दूसरा खरीदा तो कितना मिलेगा 600, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि प्राइस 500 है,
तो और मुझे सेकंड के लिए 600 है तो ये पैसे ले लो। फिर मैंने 500 रुपए दिए, मतलब पहले 500 अलग दिए, फिर ये 500 दिए, अब मेरे पास 2 यूनिट आए। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे इसमें और मार्जिनल यूटिलिटी मिल सकती है, और फिर मैंने बोला कि हाँ इसमें तो एक और यूनिट की 500 मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर से मैं उसको बोलूंगा कि भैया ये वापस एक बार ऐसा ही निकाल दो, तो डेफिनेटली वो पागल समझेगा कि करना क्या चाहते हो भाई, एक बार का बता तेरे को कितना खरीदना है। क्योंकि मैंने पहले यूनिट के बाद उसको अलग से बोला कि दूसरा भी दे, दूसरे के बाद अलग से बोला कि तीसरा भी दे। वो बोलेगा भाई तू बोल तो सही, तेरे को कितना चाहिए हम निकाल के देंगे, लेकिन तू बोल कि तेरे को इस प्राइस पे कितना खरीदना है। तो कंज्यूमर का ये जो डिसीजन है कि अगर 500 प्राइस है तो कितने प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, ऐसा टुकड़े टुकड़े में नहीं होता है। हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, ओवरऑल रेंज हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इतना खरीदा तो इतना, इतना खरीदा तो उतना। प्लस इसी पे एक और चीज ये है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर इसकी प्राइस 400 है, याद रखना हमने अज्यूम किया है कि प्राइस कांस्टेंट है, मतलब सारे यूनिट्स के लिए वो सेम है। तो अगर इसकी प्राइस 400 होती तो इक्विलिब्रियम जो होता वो 4th यूनिट पे आ जाता। MU इक्वल्स टू प्राइस का जो इक्विलिब्रियम है वो 4th यूनिट पे आ जाता, तब वो 4 खरीदते। क्या ऐसा हो सकता है कि लाइव, मतलब जब ये कंज्यूमर का डिसीजन चल रहा है, क्या तब उसका विचार बदल सकता है कंजम्पशन का? अगर प्राइस बदली तो हाँ, और प्रैक्टिकली ऐसा होता है। एक और इसके लिए ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ऐसा इसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। एक नॉर्मल सब्जी वाला होता है, जब वो आपको रेट बताता है तो वो समझता है कि आप एक साथ इतनी सब्जी नहीं खरीदोगे। तो अगर वो चाहता है कि आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदो तो वो आपको क्या बोलता है कि जैसे नॉर्मली अगर आपने कभी भी मम्मी के साथ कभी भी सब्जी लेने गए होंगे तो वो जनरली ऐसा बोलते हैं कि 30 रुपए पाव, आधा किलो खरीदा तो 50 में लेके जाओ, इस तरीके से। या 30 रुपए पाव, 1 किलो लेंगे तो 100 रुपए में। अगर मैं 30 रुपीज 250 ग्राम पाव, एक पाव उसका हिसाब लगाता हूं तो इसका 1 केजी का टोटल रेट होता है 120। बट क्योंकि उसको पता है कि कंज्यूमर ज्यादा नहीं देगा या ज्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं रहेगा, इसीलिए वो बोलता है कि अगर आप एक ही यूनिट खरीदने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल दैट 1 क्वार्टर, वो 25% इज 1 यूनिट फॉर एग्जाम्पल, तो आपको बोलेगा कि आपको 30 देने हैं पर यूनिट। बट अगर वही आप उसको ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी करते हो तो वो आपका रेट कम करता है। और ये जो डिसीजन है ये एक एक यूनिट का नहीं होगा कि मैं पहले उसको बोलूंगा मैं खरीदूंगा 1 किलो, फिर मैं उसको बोलूंगा कि पहले 250 ग्राम दे, फिर 250 ग्राम दे, फिर 250 ग्राम दे, फिर 250 ग्राम दे, वो मारेगा मेरे को। तो इसीलिए जरूरी है कि ये जो डिसीजन है, इसलिए यहां पे एक लिखा हुआ है सेंटेंस, डिसीजन फॉर ऑल यूनिट्स, जितने भी हमको बाय करने हैं, डिसीजन फॉर ऑल यूनिट्स इज इमीडिएट एंड नॉट आइसोलेटेड। नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें कि एक साथ जनरली ये डिसीजन होता है, अलग अलग नहीं होता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को 3 यूनिट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो मैं उसको ऐसा नहीं बोलता कि भैया एक दो, फिर 500 रुपए दे दिए, फिर बोला कि दूसरा दो, फिर 500 रुपए, ऐसा नहीं होता। हम बोलते हैं उसको कि ये 3 चीजें देनी है। सो लाइक दिस, ये पर्टिकुलर पार्ट आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, जनरली जो डाउट आया है, दैट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डीएमयू बाय बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन कैसे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकता है। तो जो सेकेंड क्वेश्चन में हमने सुना कि सब्जी वाले का जो एग्जांपल देखा कि आप ज्यादा खरीदते हो तो वो कम रेट लगाता है, दैट इज एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इवन अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट यूनिट वाइज पहला मार्जिनल यूटिलिटी है 60, 50, 40, 30, 20, 10, इस तरीके से एमयू कम हो रहा है और प्राइस है 30। अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो प्राइस आपको दिया गया है प्रोडक्ट का वो है 30 रुपीज और पर यूनिट में दिया है। इस हिसाब से अगर हमने देखा तो इक्विलिब्रियम आपका आता है यहाँ पे, अगर हम नंबर्स लिख ले 1, 2, 3, 4, तो जो इक्विलिब्रियम आता है वो 4th यूनिट पे आता है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इक्वल है। अब एज अ सेलर बिजनेसमैन कैसे यूज करता है इसको, तो एक वो ये समझने की कोशिश करता है दैट द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे। सामने से मैं सेलर हूं, आप आए तो आप वो अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि आप कितना पे करने के लिए रेडी हो। अगर एज अ सेलर मेरे इंट्यूशन से बोलो, मेरे बिजनेस एक्सपीरियंस से बोलो कि अगर मुझे पता है कि आप ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो तो मैं आपको ज्यादा प्राइस लगा सकता हूं, नहीं तो कम। अब ये मिस जजमेंट हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, बट इसका मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज 0 है ऐसा नहीं। तो एकदम सिंपल सी बात अगर हम करते हैं तो अगर आप कभी भी जनरली किसी दुकान में जाते हो, किसी नॉर्मल शॉप में जाते हो, जहां पर मॉल की बात नहीं, जहां कोटेड रेट है वहां नहीं, नॉर्मल इसमें शॉप में गए और आपको सपोज क्लोथिंग परचेज करना है, आपको कपड़े वगैरह खरीदने हैं, तो आप जाते हो और आप बोलते हो कि कपड़े खरीदने, तो आपको पूछते हैं जनरली कौन से टाइप के खरीदने हैं, ट्रेडिशनल खरीदने हैं, पार्टी वेयर खरीदने हैं, कैजुअल है, क्या है ऐसा। तो आपने बोला कि कैजुअल खरीदना है। तो अगली चीज
जब डेफिनेटली जो आपको पूछेगा वो है आपका रेंज। आपको पूछेंगे कि कौन सी रेंज में चाहिए, कितने कितने तक खरीदना, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, तो वो आपको पूछेंगे कि आपको कौन सी रेंज तक चलता, 500 तक चाहिए, 1000 तक चाहिए, 1500 तक चाहिए, और फिर वो आपको जनरली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फिर उस रेंज में दिखाते। सो व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग, दे वांट टू आइडेंटिफाई हाउ मच यू आर रेडी टू पे। आप एक जनरल रेंज भी बताते हो कि सर भैया 700-800 तक चाहिए, तो 700-800 तक की रेंज में 500 से 800 में चाहिए, 500-700 रुपए का चाहिए, उस रेंज में जो जो पॉसिबल प्रोडक्ट उनके पास है वो आपको दिखाते हैं, और उस हिसाब से फिर वो आपको कपड़े या जो भी वॉट एवर प्रोडक्ट है वो बेचने की कोशिश करते हैं। तो वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आप कितना पे करने के लिए रेडी हो। प्लस जैसे हमने वो सब्जी का एग्जाम्पल देखा डिस्काउंट में, अगर हम अभी कपड़े का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपने कभी जनरली नॉर्मल दुकानों में ऐसा होता है कि टी शर्ट्स के पैक होते हैं, कि अगर आप एक इंडिविजुअल टी शर्ट खरीदोगे सो यू माइट हैव टू पे 400 पर शर्ट और 500 पर शर्ट, बट अगर आप वो पूरा 3 या 4 का पैक होता है वो पूरा एक साथ ले लो तो 1000 रुपीज। अगेन वो उसमें कलर वैरायटी होती है, बाकी जो टाइप है मुझे पता है एग्जैक्टली होमोजीनियस नहीं होते वो टी शर्ट, कलर वैरायटी होती है, बाकी जनरल टाइप उसका सेम होता है। अब सीधी सीधी बात है, अगर कोई पर्सन 1000 रुपए या 500 रुपए वो एक शर्ट पे कर रहा है, तो एग्जैक्टली उसी टाइप की चीज के लिए शायद ज्यादा पे ना करे। मतलब एक ही टाइप के कलर डिफरेंस है, दैट आई नो, बट एक ही टाइप के 3 शर्ट शायद एक साथ कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए फिर उसको बोलते कि एक खरीदोगे तो 500, 2 खरीदोगे तो हम 800 लगाएंगे, मतलब पर यूनिट 400 हो गया, और अगर तीनों खरीद लोगे, पूरा पैक खरीद लोगे तो 1000 रुपए में दे देंगे, मतलब पर यूनिट 333 हो गया। सो दैट इज हाउ बिजनेसमैन ट्राइज टू अप्लाई, और अदर वो इस डीएमयू एप्लीकेशन का प्रैक्टिकल अप्लाई करते, क्योंकि एज अ सेलर वो कंज्यूमर की प्रायोरिटी समझने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। सो दिस इज ऑल क्वेश्चन 3। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिफरेंस कर्व, एडिशन ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। नाउ इंडिफरेंस कर्व में हमने देखा था, एक अजम्पशन था, हाइयर इंडिफरेंस कर्व गिव हाइयर सेटिस्फेक्शन, और उसमें हमने एक और लॉजिक देखा था कि क्वांटिटी, हाइयर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन। नाउ इस केस में कुछ कंपैरिजन इस तरीके से हुआ है कि ये फूड 1 प्लस क्लोथिंग 12 13, फिर ये 2 + 6, ये एडिशन जो है 2 + 6 एडिशन हुआ है 8, 3 + 4 ये है 7, और ये 4 + 3 वापस हो गया 7। अब डाउट कुछ इस तरीके से आया है दैट कि ये जो क्वांटिटी हमने ऐड की है 13, 8, 7, 7, ये क्वांटिटी सेम नहीं है, और जबकि हमने देखा है कि इंडिफरेंस कर्व का कोई भी कॉम्बिनेशन पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। तो पहली बात, मोर क्वांटिटी गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन और लेस क्वांटिटी गिव्स लेस सेटिस्फेक्शन वाला जो पार्ट है, वहां पे क्वांटिटीज कंपेरेबल होनी चाहिए। यू कांट हैव अ कंपैरिजन ऑफ लाइक दिस दैट 1 फूड इज इक्वल टू 1 क्लोथिंग, ऐसा कंपैरिजन नहीं हो सकता। नाइदर ये जो एडिशन की है 13, 8, 7, 7, ये जो एडिशन की है ये टेक्निकली रॉन्ग है। आप कपड़े और खाने को ऐड कैसे कर सकते हो, दैट 1 शर्ट प्लस 2 रोटी, इसको ऐड नहीं किया जा सकता। तो जो हमने देखा मोर क्वांटिटीज गिव मोर सेटिस्फेक्शन, तो इसका आपस में कंपैरिजन है, 1 फूड विथ 2 फूड, 2 फूड विथ 3, 3 विथ 4, या क्लोथिंग का 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग विथ 6, 6 विथ 4, 4 विथ 3। एंड जहां तक बात रही सेम सेटिस्फेक्शन की, वो इसी तरीके से, क्योंकि फूड 1 फूड इज नॉट इक्वल टू 1 क्लोथिंग। ऐसा नहीं है कि एक फूड और एक क्लोथिंग वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है आपस में। सिंपल सी बात है कि इनिशियल लेवल पे क्योंकि मेरे पास खाना बहुत कम है, तो एक और एक्स्ट्रा फूड लेने के लिए हो सकता है कि मैं ज्यादा क्लोथिंग छोड़ दूं, बट बाद में जब मेरे पास फूड जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे क्लोथिंग का सैक्रिफाइस कम होता जाएगा। एंड जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इनको भी यहां पे लाया जा सकता है। वापस एक बार, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम टोटल और मार्जिनल काउंट कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इस हर कॉम्बिनेशन में जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, या उसी को हम बोल सकते हैं कि दोनों यूनिट से आने वाला टोटल यूटिलिटी, दोनों का मिला के जो टोटल आएगा वो जो है हर जगह सेम है। अब वो सेम है मतलब 200 इक्वल टू 200 है क्या, ये हम यहां नहीं बोल सकते, क्योंकि हम ऑर्डिनल, हम ये बोल रहे कि सेम है, कितना है ये एक्सप्लेनेशन ऑर्डिनल में नहीं होगा।
सो दैट्स व्हाई याद रखना, अगर कोई डिस्कशन या समझते वक्त इसको ऐसा ऐड कर रहा है 1 + 12 13, 2 + 6 8, ऐसा एडिशन नहीं हो सकता, बिकॉज दीज आर डिफरेंट यूनिट्स, इनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनको ऐड नहीं किया जा सकता, इनको आपस में कर सकते, मतलब फूड के यूनिट्स फूड के साथ कंपेयर होंगे, क्लोथिंग के यूनिट क्लोथिंग के साथ कंपेयर होंगे, एंड देन वी कैन से दैट हायर क्वांटिटी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। एंड क्या हो रहा है यहाँ पे, ए से जब बी पे आ रहे तो फूड बढ़ रहा है, फूड का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, मतलब हमें क्लोथ का क्वांटिटी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा कर निकालना है जहां पे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। अब कितना छोड़ना, ये कंज्यूमर से जान के हम करें, हम खुद से नहीं बोल रहे, तो ये कंज्यूमर का अप्रोच है कि मैं 12 की जगह 6 छोड़ रहा हूं। और मैंने ये पढ़ाते वक्त भी बोला था कि हो सकता है कि कोई कंज्यूमर 5 ही यूनिट छोड़े, हो सकता है कोई कंज्यूमर सिर्फ 4 ही यूनिट छोड़े, ये उसका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। बट पॉइंट ये है कि एक फूड के लिए कितने क्लोथिंग छोड़ोगे सो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है, ये क्वेश्चन हमने पूछा है, और उसका आंसर पहले आया 6, फिर आगे आया 4, और फिर आगे आया 3। ऐसा करते करते फिर ये इंडिफरेंस कर्व बना है, मतलब कितने छोड़ सकते हो, तो पहले 6 छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर 1 छोड़ा, और फिर ये इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ हुआ है। तो ये जो एडिशन 1 + 12 डायरेक्ट ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, और ऐसा करना सही भी नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 या कंसेप्ट 5, एमआरएस रिलेटेड। एमआरएस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इंडिफरेंस कर्व का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी के बेसिस पे इंडिफरेंस कर्व के बिहेवियर्स हम डिस्कस करते हैं। तो जहां एमआरएस का मतलब हमने देखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए दूसरा कितना कम करते हैं, उसका जो रेट है एक यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरे का कितना कम किया है, उसको हम बोलते हैं एमआरएस। अब यहां पे सिंपल सी बात है कि ये अगर आपको निकालना है तो हमने देखा था जैसे A to D, ये जो टेबल आपको दिया है, इस टेबल में पॉइंट A से लेके पॉइंट D तक आना काफी सिंपल है। हर बार जो फूड है एक एक यूनिट से बड़ा है, और क्लोथिंग जो है वो कम होते जा रहा है, और कितने से कम हो रहा है उसी से हमने कैलकुलेट किया है उसका MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये कैलकुलेट करने के लिए एक और लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है, जैसे हम नॉर्मल देखते हैं कि एक फूड के लिए कितना, जैसा टेबल में दिख रहा है, इसके अलावा एक लॉजिक और अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि दैट जो एमआरएस है, जैसे हम लिखते हैं एमआरएस एक्स ऑफ एक्स वाई, ऐसा अगर लिखा है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, ये आपने वहां फॉर्मूलेज में भी पढ़ा होगा, एमआरएस एक्स वाई ऐसा, इसका मतलब है एक यूनिट ऑफ एक्स बढ़ाने के लिए कितना वाई सैक्रिफाइस करना है। अगर आपने टेबल का जो हमारा बुक का टेबल और उसका डायग्राम देखा है, तो आई होप आपको याद होगा कि हमने एक्स एक्सिस पे लिया था फूड और वाई एक्सिस पे लिया था क्लोथिंग। तो एक्स मतलब फूड और वाई मतलब क्लोथिंग, तो एक फूड बढ़ाने के लिए कितना किया है, और ये एमआरएस जो है दैट इज अ स्लोप ऑफ योर इंडिफरेंस कर्व। और अभी अभी हमने देखा है स्लोप ऑफ लाइन या कोई भी कर्व का अगर आपको स्लोप 2 पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करना है, तो दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक अल्टरनेटिव आपको कैलकुलेट करने की, लॉजिकली तो सिंपल है, बट मैथमेटिकली भी आप एक प्रोसेस से जा सकते हो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि ये भूलना मत, मैंने अभी भी आपको बोला है कि ये एमआरएस जो है दैट शोज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और हमने देखा कि कर्व के जो स्लोप निकालते हैं वो पॉइंट निकाले जाते हैं, दैट इज वाई एक्सिस पे कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय एक्स पे कितना चेंज हुआ है। तो इस फॉर्मूला का हम अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पे हम ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए टू बी अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ए टू बी डेल्टा वाई, वाई एक्सिस पे भूलना मत हमने लिखा है क्लोथिंग, तो क्लोथिंग कितना चेंज हुआ है डेल्टा वाई 6, और फूड कितना हुआ है 1, तो एमआरएस इज 6। बी टू सी जो है, अगर हम देखते हैं कितना क्लोथिंग चेंज हुआ है, वाई एक्सिस पे 2, और एक्स एक्सिस पे फूड कितना चेंज हुआ है 1, so that is 2। एंड वही अगर आप बात करते हो बी टू सी के बाद, अगर आप आखिरी पॉइंट देखते हो सी टू डी, जहां हमने देखा है 4 से लेके 3 हुआ है, सो 1/1, और इस तरीके से हम देखते हैं कि एमआरएस डिक्लाइनिंग है। नाउ याद रखना, अब ये ए टू डी था, ये काफी सिंपल था, इसका रिवर्स कैलकुलेशन भी हमने किया हुआ है, थोड़ा लॉजिकली हमने देखा था, सेकेंड लेक्चर जो था इंडिफरेंस कर्व का पार्ट 2 जो था, उस पार्ट 2 के सेशन में हमने देखा था कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है। बट यहां पे भी हम वापस एक बार इस चीज को डिस्कस करेंगे, और ये जो फॉर्मूला हमने अभी अप्लाई किया है स्लोप का,
यही फॉर्मूला अप्लाई करके रिवर्स वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए ये थोड़ा रिलेटिवली इजी हो जाए। अब सिर्फ इतना याद रखना है कि पहले हम फूड बढ़ा के क्लोथिंग कम कर रहे थे, अब चेंज हो रहा है। नाउ देयर इज रिवर्स वे। अगर हम डी से ए, नीचे से अगर ऊपर जाते हैं, अगर ये पॉइंट्स पे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो फूड कम हो रहा है और क्लोथिंग बढ़ रहा है। तो हम जो y एक्सिस पे चीज रिवर्स देख रहे हैं ना, तो y एक्सिस पे जो हमने चीज प्लॉट की हम उसको बढ़ा रहे हैं और x एक्सिस को कम, x एक्सिस पे जो चीज लाई है उसको कम कर रहे हैं। तो उस केस में जो MRS हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो MRS yx आएगा। जैसे ऊपर हमने देखा था xy, आप यहां देख सकते हो, यहां हमने xy देखा था, बट यहां पे जो आएगा वो है yx। कि y बढ़ाने के लिए, एक y बढ़ाने के लिए कितना x हमने कम किया है, और इस सिचुएशन में जो आंसर निकाला जाएगा दैट विल बी बाय डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। तो x की वजह रिवर्स वे जाना है। अगर हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना है तो उस सिचुएशन में अगर हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट D से लेके C, D से लेके C, अगर आप टेबल में देखते हो तो ये जो चेंज है फूड और क्लोथिंग का, तो क्लोथिंग जो फूड जो कम हुआ है वो 4 से 3 1 यूनिट का, और क्लोथिंग जो बढ़ा है वो 1 यूनिट का, दैट इज 1/1, तो ये 1 ही रहेगा। हम आगे बढ़ सकते हैं C टू B, C पॉइंट से लेके B पॉइंट तक ध्यान रखना है। फूड जो कम हो रहा है वो 3 से 2 हो रहा है, तो फूड कम हुआ है 3 से 2, फूड का चेंज पहले आएगा, x पे था वो याद रखना, डेल्टा x पे मतलब फूड हम देख रहे हैं, तो यहां पे चेंज हुआ है 1 यूनिट से। बट ये जो क्लोथिंग यहां पे आप देख सकते हैं 4 से 6 हुए हैं, तो दैट इज इंक्रीज बाय 2, सो दिस इज 0.5। एंड अगर हम आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं B2A, हर बार हमने देखा है फूड का चेंज 1 की यूनिट से है, और यहां हम क्लोथिंग का देख सकते हैं 6, तो 0.17, और यहां भी अगर हमने देखा तो MRS जो है वो उसका डिक्लाइनिंग ही है। तो ये A टू D जाओ, D टू A जाओ, दोनों तरीके से आपको आंसर वही मिलेगा। और एक जो हमने MRXY लिखा था, तो कितना y सैक्रिफाइस किया x की वजह से, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। फिर yx अगर हम देख रहे हैं तो कितना x सैक्रिफाइस किया ड्यू टू y, ये उसके स्लोप का कैलकुलेशन आता है। तो या आप कॉमन सेंस लगाओ, इतने ले इतना तो 1 के लिए कितना, या आप ऐसा कॉमन सेंस या ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं टू कैलकुलेट। इसको, इसी MRS निकालने को हम एक और तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपको किसी भी चीज का अगर 2 पॉइंट के बीच में MRS निकालना है तो इट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक सैक्रिफाइस अपॉन गेन, कि हमने कितना सैक्रिफाइस किया है टू गेन अ पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको ये अप्लाई करके देखना है इसी सिचुएशन में, हम कहीं पे अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सैक्रिफाइस अपॉन गेन ये अप्लाई करने के लिए मैं अगर सिलेक्ट करता हूं, मैं जा रहा हूं पॉइंट C से B, ये C से B, तो अगर हम C से पॉइंट, प्लीज आपको देखना है सैक्रिफाइस अपॉन गेन, तो देखना है कि C पॉइंट पे फूड 3 है और जो आपका B पॉइंट है उस पे फूड 2 है, तो मतलब सैक्रिफाइस क्या हुआ है, फूड अगर सैक्रिफाइस हुआ है, कितना सैक्रिफाइस हुआ है 1, और जो क्लोथिंग है उसका गेन अगर आप वहां पे नोट करते हो तो वो जो है वो 4 से 6 है, गेन है, तो 4 से 6 हुआ है, मतलब गेन हुआ है आपका बाय 2 यूनिट्स, 1/2 दैट इज 0.5। वही हमने यहां पे भी निकाला था C टू B। तो ये एक और तरीका हो सकता है, ध्यान रखना, किसी को अगर एकदम सिंप्लीफाई निकालना है तो सैक्रिफाइस अपॉन गेन, ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो टू कैलकुलेट द MRS। MRS के डिस्कशन में एक आखिरी चीज जो हमें देखनी है, इसके ऊपर एक अलग तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो क्या है वो हमें डिस्कस करना है। अब ये टेबल अगर हम ऑब्जर्व करें, यहां पे अगर आप ये टेबल ऑब्जर्व करते हो तो यहां पे A टू D लाइन से आपको ये डिस्कशन दिया है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब आपको क्वेश्चन में ये सब टेबल दिया जाए और इस टेबल में आपको डायरेक्टली पूछे कैलकुलेट MRS, ध्यान से सुनना, कैलकुलेट MRS व्हेन कंज्यूमर मूव फ्रॉम B, व्हेन कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम B टू D। याद रखना हमारे पास ABCD डेटा है, बट उन्होंने पूछा कि अगर कंज्यूमर B पॉइंट से D पॉइंट पे शिफ्ट हुआ, B पे था D पे शिफ्ट हुआ, तो MRS कितना आएगा। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो वापस एक बार आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं याद आया, सिंपल सा लॉजिक, अभी हमने देखा है सैक्रिफाइस अपॉन गेन।
तो अगर आप इस चीज को कंपेयर करते हो, पॉइंट बी पे फूड था 2 और क्लोथिंग था 6, और डी पे फूड है 4 और क्लोथिंग है 3। तो पहले तो ये कि इसमें सैक्रिफाइस क्या हो रहा है, क्लोथिंग, और गेन क्या हो रहा है, फूड। क्लोथिंग कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, 3 यूनिट्स। आप देख सकते हो 6 से 3 आया तो 3 यूनिट सैक्रिफाइस हुआ है क्लोथिंग का, और फूड का गेन कितना है, 2 से 4 हुआ है, तो 3/2 इट विल बी 1.5। तो ये डायरेक्टली पूछा गया बी से लेके डी। हो सकता है कि ये बाकी चीजों के लिए भी पूछा जाए, मतलब बी से डी पूछा है तो डी से ए भी हो सकता है, या ए से सी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट आपको लॉजिक क्या अप्लाई करना है, ध्यान रखना, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। क्या सैक्रिफाइस हुआ है, क्या गेन हुआ है, वो लॉजिक आपको इसका आंसर निकाल के दे सकता है। इसको हम आगे भी दे सकते हैं, जैसे अगर मैं कोई अलग पॉइंट इस पे लेता हूं, से फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर हम मुझे पॉइंट लेना है, स्टार्टिंग में बोल रहा हूं फ्रॉम सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट, ये मूवमेंट है सी से ए। भूलना मत, फॉर्मूला है आपका सैक्रिफाइस अपॉन गेन। तो पहले ये देख लेना कि सैक्रिफाइस होना मतलब क्या कम हो रहा है। तो जब हम सी से शुरुआत करके ए पे जा रहे हैं, ध्यान रखना शुरुआत हुई है सी, जहां फूड 3 है और क्लोथिंग 4 है, और ए पॉइंट पे फूड 1 है, क्लोथिंग 12 है, इसका मतलब कम जो हुआ है वो फूड है, तो सैक्रिफाइस इज फॉर फूड। फूड का सैक्रिफाइस कितना हुआ है, 3 से लेके 1 पे 2 यूनिट्स, और क्लोथिंग का जो गेन है वो आप यहां देख सकते हो 4 से लेके 12, तो गेन है आपका 8, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.25। So this is an additional part related to MRS, marginal rate of substitution। कैसे इस पे वैरायटी क्या क्या कवर हो सकती है वो हमने देखा। हमने नॉर्मल देखा था कि एक यूनिट गेन करने के लिए दूसरे का कितना सैक्रिफाइस, नॉर्मल लॉजिक लगाया जा सकता है, या एमआरएस एक्स वाई अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब एक्स के लिए कितना वाई सैक्रिफाइस किया, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सेम वे वाई एक्स अगर है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका एक और इजी सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, दैट इज 2 पॉइंट्स में देखो कि कितना सैक्रिफाइस है कितना गेन है, और सैक्रिफाइस अपॉन गेन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी योर एमआरएस। बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत जरूरी है ये जानना कि आप कहां स्टार्ट कर रहे हो कहां खत्म कर रहे हो। आपको ये क्वेश्चन के लिए अलर्ट रहना कि ए टू सी पूछा है, सी टू ए पूछा है, बी टू डी है, डी टू बी है, फर्क पड़ जाएगा क्योंकि स्टार्ट एंड एंड फर्क पड़ गया तो क्या सैक्रिफाइस हो रहा है क्या गेन हो रहा है ये डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगा, और इसीलिए हमने ये लॉजिक देखा है अलग से। तो ये पूरा कंसेप्चुअल पार्ट था एक और बार एमआरएस से रिलेटेड। अब हम अगला पार्ट जो स्टार्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन या कंसेप्ट डिस्कशन जो हुआ है वो है, कैन वी यूज टर्म्स मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो अगर हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कर रहे हैं तो ये करते वक्त हम टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं क्या। इसके पहले कि हम ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा जो मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के लास्ट सेशन में भी बोली थी कि ऑर्डिनल हो या कार्डिनल, दोनों में हम कंज्यूमर का बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं, और क्योंकि हम उसका बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों जगह डिस्कशन यूटिलिटी का ही हो रहा है, कंज्यूमर की वांट सेटिस्फेक्शन का, इक्विलिब्रियम का ही हो रहा है। फर्क इतना है कि एज अ कंसेप्ट कार्डिनल एनालिसिस में आप बता सकते हो कि कितना यूटिलिटी है, कितना नहीं है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, और ऑर्डिनल में आप नहीं बता सकते हो बाय हाउ मच। अब ये क्वेश्चन आया यहां से था कि जब हम ये देख रहे थे कि एमआरएस जो हमारा कंसेप्ट होता है, इंडिफरेंस कर्व के कॉन्वेक्स शेप का कंसेप्ट होता है, एमआरएस डिक्लाइनिंग है। तो एमआरएस डिक्लाइनिंग ही क्यों है, ये जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक चीज देखी थी कि जैसे जैसे फूड बढ़ रहा है फूड के लिए इंटेंसिटी कम होती है। तो जब इनिशियली फूड कम है तो उसके लिए हम बहुत सारा क्लोथ छोड़ने को तैयार है, बाद में फिर कम कम हो रहा है। सिमिलर चीज कार्डिनल में भी होती है, सिर्फ वो मनी के साथ कंपेयर की जाती है कि इनिशियल यूनिट्स के लिए द अमाउंट ऑफ मनी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, ये ज्यादा होता है, और जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है ये अमाउंट उसके लिए कम होती जाती है। और यहां पे भी हमने वो इंटेंसिटी का वर्ड यूज किया, तो वही से ये क्वेश्चन आया था, तो क्या हम यहाँ पे ये मार्जिनल और टोटल ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आंसर इज यस। सिर्फ इतना है कि आप इंडिफरेंस कर्व में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, ये बोलोगे, बट कितने से कम हो रही है ये आप इंडिफरेंस में नहीं बता सकते।
देन जैसे कि हमने देखा है एक और चीज की, ये जो फूड और क्लोथिंग का कॉम्बिनेशन है, अगर एक इंडिफरेंस कर्व पे है तो इन सारे कॉम्बिनेशन पे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। मतलब यहां पे अगर हम किसी ऑप्शन की बात करते हैं कि सी ऑप्शन को अगर मैं देखूं, यहां पे 3 फूड है, 4 क्लोथिंग है, एक एक नहीं, मतलब 3 फूड से मिलने वाला टोटल यूटिलिटी प्लस 4 क्लोथिंग से मिलने वाला जो टोटल यूटिलिटी, टोटल में बोल रहा हूं, ये सेम ही है सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन सेम ही है। इंडिविजुअल फूड का अलग रहेगा, क्लोथिंग का अलग रहेगा, बट जो एडिशंस मिलके हो रहा है दैट इज सेम सेटिस्फेक्शन। तो आप ये बोल सकते हो कि यहां पे मिलने वाली बिटवीन मतलब ए बी सी डी, ये जो कॉम्बिनेशन है इनमें मिलने वाला जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम है, ऐसा बोल सकते हैं। बट सेम है मतलब कितना, मतलब 400 है, 500 है, एक्सेट्रा, ऐसा नहीं बोल सकते, वो एनालिसिस रहेगा कार्डिनल। तो इट इज नथिंग रॉन्ग अगर आप ये एक्सप्लेनेशन करते वक्त, समझते वक्त या किसी को समझाते वक्त मार्जिनल और टोटल ऐसे वर्ड्स यूज भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहां आप मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ये अप्रोच यूटिलिटी को स्टडी करने के है, कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों भी यूटिलिटी ही स्टडी कर रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि कार्डिनल नंबर्स में काउंट करता है, ऑर्डिनल नहीं कर सकता। तो जब हम बोलते हैं कि फूड बढ़ रहा है और फूड की इंटेंसिटी कम हो रही है, आपने डायरेक्टली बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड कम हो रहा है, इसीलिए हमारा एमआरएस डिक्लाइनिंग है, ऐसा वर्ड यूज किया कि फूड का मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है या फूड के लिए जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है, ऐसे वर्ड्स यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे आप मार्जिनल टोटल ऐसे वर्ड्स डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली कितने से ये कम या ज्यादा हो रहा है। सो दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट। और ध्यान रखना कि आप इंडिफरेंस कर्व पे कहीं पे भी कॉम्बिनेशन पे जाओ तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है। तो इन दोनों यूनिट्स की जो एडिशन रहेगी यूटिलिटी की, वो एग्जैक्टली वहां पे टोटल यूटिलिटी की जो एडिशन रहेगी वो सेम रहेगी। और इसीलिए टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, ऐसे वर्ड्स यूज करना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ याद रखना आप उनको न्यूमेरिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे या न्यूमेरिकली क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे वर्ड्स यूज करना वो करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। अब हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस क्या है। अगर आपको और भी ऐसे डाउट्स आते हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो और फिर हम ऐसे सेशंस में ये कंडक्ट करेंगे। थैंक यू।